Okay, guys, the topic of today's discussion is hereditary fructose intolerance. So, सबसे पहले मैं बताना चाहिए कि व्हाट इज HFI. ये एक्चुअली एक कंडीशन होती है कि जिसमें जो भी पर्सन है वो बाय बर्थ उनको जेनेटिकली उनमें एक एंजाइम उसकी डेफिशिएंसी होती है जो कि फ्रुक्टोज को डाइजेस्ट करने के लिए इम्पोर्टेंट होता है. सो दैट्स व्हाई उनकी बॉडी में डिफिकल्टी आती है जब भी वो फ्रुक्टोज कंटेनिंग फूड्स कंज्यूम करते हैं, लाइक शुगर कंटेनिंग फूड्स जिनमें फ्रुक्टोज बहुत ज्यादा होती है, तो उनकी बॉडी अनएबल होती है उसको डाइजेस्ट करने में, उसे कन्वर्ट करने में. तो अल्टीमेटली उनको ये इनटॉलरेंस फेस करनी पड़ती है. अगर आप सिम्टम्स देखो, फ्रुक्टोज फ्रुक्टोज एक्चुअली है क्या है? इट्स अ सिंपल शुगर, एज यू नो. इसको आप फ्रूट शुगर भी बोलते हो, और ये फ्रूट्स में है, हनी में है. अगर आप हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप देखो तो उसमें भी ये बहुत ज्यादा अवेलेबल है मार्केट में. जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उसके अंदर ये इनकॉर्पोरेट की हुई है. सिम्टम्स अगर देखे जाएं फ्रुक्टोज इंटॉलरेंस के, तो अगर उसका एक्यूट एक्सपोजर है अगर किसी पर्सन को, तो उसमें इसको लाइट सी स्वेटिंग होगी, शिवरिंग होगी, एजिटेशन होगी, और एक डिस्टेंशन होगी एब्डोमेन के अंदर, जिसका लाइक जब आप उसको नॉकिंग वाली फिंगर से करोगे तो उसमें एक ड्रम लाइक डिस्टेंशन क्रिएट होगी. वॉमिटिंग ऐसे पेशेंट्स में देखने में आएगा जिनका एक्यूट एक्सपोजर होगा. एपैथी, सीजर्स एंड हाइपोग्लाइसीमिया. बट अगर इसके ऑपोजिट हम देखें, क्रॉनिक एक्सपोजर अगर इसका होगा, तो वो पर्सन जो है वो रिफ्यूज करेंगे फूड इनटेक को, और फेलियर टू थ्राइव हो जाएगा. ऑब्वियसली फटीग होगी ऐसे पेशेंट्स को. जब वो फूड कंजप्शन उनकी सही नहीं होगी तो उनको फटीग होगी, नॉसिया, डायरिया भी होगा समटाइम्स. अपर एब्डोमेन में पेन वो फील करेंगे बहुत ज्यादा. ब्लड कोएगुलेट करना शुरू हो जाएगा. इस तरह के उससे रिलेटेड डिसऑर्डर्स भी उनके अंदर बहुत ज्यादा देखे जाएंगे. अमाइनेज, ट्रांस अमाइनेज का लेवल बहुत ज्यादा एलिवेट कर देगा ऐसे पर्सन में जिन्हें क्रॉनिक HFI होगा. और हिपैटिक बहुत सारे उनको प्रॉब्लम्स आएंगे, डिसऑर्डर्स आएंगे. और लिवर की सिरोसिस जो है वो मेन उनको देखने में आएगी ऐसे पर्सन को जिनका क्रॉनिक एक्सपोजर होगा हाई फ्रुक्टोज, हेरिडिटरी फ्रुक्टोज इंटॉलरेंस. नॉर्मली फ्रुक्टोज किस तरह से आपकी बॉडी उसको यूटिलाइज करती है? अगर तो आपकी बॉडी में स्मॉल इंटेस्टाइन सही तरह से एब्जॉर्ब नहीं कर रही फ्रुक्टोज को, जो भी आप कंज्यूम कर रहे हो, तो जो अनएब्जॉर्ब्ड फ्रुक्टोज होगा वो एक फीस्ट की तरह काम करेगा. जो भी आपके लार्ज इंटेस्टाइन के बैक्टीरिया है उनके लिए वो फीस्ट की तरह काम करना शुरू कर देगा. और जब वो फीस्ट की तरह काम करेगा तो ऑब्वियसली वो एक अननेचुरल जो है वो सिम्टम्स भी शो करेंगे. लाइक वो गैसेस प्रोड्यूस होना शुरू होगी, ब्लॉटिंग की कंडीशन आएगी ऐसे पर्सन को, फ्लैटुलेंस फील करेगा, डायरिया, एब्डोमिनल क्रैम्प्स, पेन एंड सो ऑन. इस तरह के सिम्टम्स उनको देखने में आएंगे. और ये सब किस वजह से हो रहे होंगे कि वो फ्रुक्टोज को सही तरह से डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे हैं. और वो जो बैक्टीरियाज हैं लार्ज इंटेस्टाइन के, वो गट बैक्टीरियाज भी आप उनको बोलते हो, वो ऑब्वियसली फिर एक उसके अगेंस्ट एक अपना रिएक्शन शो करते हैं जो कि अनएब्जॉर्ब फ्रुक्टोज के अगेंस्ट. दैट्स वाई वो इस तरह के सिम्टम्स शो करते हैं. फ्रुक्टोज इंटॉलरेंस मेनली बेस करती है एक एंजाइम की डेफिशिएंसी के ऊपर. जब भी आप फ्रुक्टोज को डाइजेस्ट करते हो उसकी इंजेक्शन के प्रोसेस के अंदर, उसने मेटाबोलाइज जब भी होना होता है लिवर के अंदर मेटाबोलाइज होता है एक्चुअली. फर्स्टली वो कन्वर्ट होगा फ्रुक्टोज 1 फॉस्फेट के अंदर. वहां पे एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होगा एल्डोलेज बी, जो कि इसकी नेक्स्ट कन्वर्जन इसकी करेगा. ये एंजाइम नॉर्मली होता कहाँ पे है? सेल्स जो लिवर के आपके हैं वहां पे है, किडनीज में है, म्यूकस मेम्ब्रेन है जो स्मॉल इंटेस्टाइन की, वहां पे इनकी लोकेशन है. और ये क्लीव कर देगा फ्रुक्टोज 1 फॉस्फेट को ग्लिसर एल्डिहाइड के अंदर, लाइक दिस. ये इसकी क्लीविंग करेगा. आप देखो फ्रुक्टोज को फ्रुक्टोज 1 फॉस्फेट में, और फिर उसके बाद वो उसकी क्लीविंग कर देगा ग्लिसर ग्लिसरल्डिहाइड में और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट के अंदर. अगर तो एल्डोलेज बी एंजाइम सीवियरली इंपेयर्ड होगा, ये कई दफा जेनेटिक्स की वजह से होता है, तो इसकी वजह से एक्यूमुलेशन होना शुरू हो जाएगी फ्रुक्टोज 1 फॉस्फेट की सेल्स के अंदर.
और फिर उसका एक सीरियस टॉक्सिक इफेक्ट होगा। और फर्दर अगर आप देखें तो इंक्रीज्ड फ्रुक्टोज 1 फॉस्फेट का लेवल जो है वो अल्टीमेटली इनहिबिट कर देगा ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस को। ये सारा प्रोसेस है जिसमें से फ्रुक्टोज इंटॉलरेंस होती है। अगर आप इसको देखो तो ये भी है कि ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है, जीन्स इसमें जो है वो रिस्पॉन्सिबल होती हैं। एल्डोलेज बी जो है उसकी म्यूटेशन हो जाती है, जीन म्यूटेशन हो जाती है, डेट्स वाई वो इस तरह से फ्रुक्टोज को सही तरह से नहीं एब्जॉर्ब कर पाती बॉडी, और फ्रुक्टोज की मैल एब्जॉर्प्शन स्टार्ट हो जाती है। अगर प्रोलॉन्ग्ड फ्रुक्टोज की इंजेक्शन रहती है इन्फेंट्स के अंदर तो वो अल्टीमेटली उनको हेपेटिक और रीनल फेलियर भी हो जाते हैं और डेथ तक भी बात चल जाती है। ऐसे पेशेंट्स उनको एक स्ट्रॉन्ग डिस्टेट टेस्ट होता है स्वीट फूड्स के अगेंस्ट, सो रीअकरेंस अवॉइड की जाती होती है। बहुत सारे सिम्टम्स ऐसे होते हैं जो कि क्रॉनिक जाते हैं, लेकिन वो उसकी वजह से रीअकरेंस जो है उनमें कम से कम जो है वो देखी जाती है। सो वो टॉलरेट नहीं कर पाते हैं फ्रुक्टोज और सुक्रोज फ्री डाइट को। डायग्नोज कैसे कर पाते हो आप? एक डेफिनेट वे जो है इसको डायग्नोज करने का ये है कि आप सबसे इम्पोर्टेंट 2 इम्पोर्टेंट टेस्ट करते हो। एक तो एंजाइमेटिक ऐसे करते हो ताकि आप डिटरमिन कर सको कि एल्डोलेज जो एंजाइम है, स्पेशली बी एल्डोलेज एंजाइम है, उसकी एक्टिविटी क्या चल रही है। आप ऑब्टेन कर लेते हो इस एल्डोलेज एंजाइम को पेशेंट के लिवर टिश्यू से, और एक इन्वेसिव सर्जिकल प्रोसेस होता है जिसे आप लिवर बायोप्सी कहते हो, उसके थ्रू आप जज कर लेते हो कि इसमें एंजाइमेटिक एक्टिविटी कैसी चल रही है। सेकेंडली आप एक फ्रुक्टोज टॉलरेंस टेस्ट करते हो जिसमें फ्रुक्टोज इंजेक्ट की जाती है इंट्रावीनियसली, कंट्रोल्ड कंडीशंस होती हैं, और उसमें जहां एक्यूट ग्लूकोज फ्रुक्टोज और फॉस्फेट लेवल्स जो है उनको आप मॉनिटर करके जज कर लेते हो कि इस पर्सन को हेरिडिटरी फ्रुक्टोज इंटॉलरेंस है कि नहीं। ये दोनों स्टेप्स जो है वो कहते हैं कंसिडरेबली रिस्क क्रिएटिंग है अगर आप न्यू बॉर्न के ऊपर ये वाले इम्प्लीमेंट करते हो, क्योंकि न्यू बॉर्न के ऊपर ज्यादातर आप नॉन इन्वेसिव डीएनए टेस्ट जो वो ज्यादा रेडिली अवेलेबल है, आप वो उसके ऊपर अप्लाई करते हो। लेकिन ये ज्यादा डायग्नोस्टिक नहीं है क्योंकि इसके नेगेटिव रिजल्ट गारंटी नहीं करते हैं कि उस पर्सन को HFI है भी कि नहीं। और अगर पॉजिटिव उसके सिम्टम्स आते हैं तो वो क्लिनिकल सिम्टम्स का स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर होता है कि वो डिजीज उसके अंदर उस पेशेंट में है। एक और मेथड यूज किया जाता है जिसे आप हाइड्रोजन ब्रेथ मेथड भी बोलते हो। इसके अंदर ये देखा जाता है कि ऐसे पर्सन जो है जब उसका एक्सहेल करता है, हाइड्रोजन निकलती है उसके एक्सहेलिंग के प्रोसेस के अंदर, तो उसमें देखा जाता है कि अगर तो उसके बॉडी में जो गट बैक्टीरिया से उन्होंने डिफरेंट गैसेस प्रोड्यूस की हैं एक्सेसिव, तो उसकी ब्रेथ जब आप इस तरह से फ्रुक्टोज सिरप उसको दोगे, फ्रुक्टोज कंटेनिंग लिक्विड दोगे, तो हाइड्रोजन ज्यादा रेज होगा उसका लेवल। जब हाइड्रोजन का लेवल ज्यादा रेज आएगा तो ऑब्वियसली डायग्नोज हो जाएगा कि उस ऐसे पर्सन को फ्रुक्टोज की मैल एब्जॉर्प्शन हो रही है और उसको फ्रुक्टोज इंटॉलरेंस है। उसको आप मेजर कर लेते हो ब्रेथ को और इस तरह से फिर आप करते हो। देन आप ट्रीटमेंट कैसे करते हो? एक नॉर्मल ट्रीटमेंट जो आप फॉलो करते हो उसमें यही आता है। इंटॉलरेंसेस की कंडीशन में या एलर्जिक कंडीशन के अंदर आप जो बेस्ट रेमेडी कर सकते हो या ट्रीटमेंट कर सकते हो वो एलिमिनेशन होती है उस स्पेसिफिक फूड आइटम की जो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, वो सबसे बेस्ट रेमेडी कंसीडर की जाती है। सो अगर आप एक स्ट्रिक्ट फ्रुक्टोज फ्री डाइट के ऊपर बिलीव करते हो तो आप ये इसकी सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट स्ट्रेटजी जो है वो कंसीडर होगी। इसमें आप एक्सक्लूड कर देते हो जितने भी फूड्स हैं जिनमें फ्रुक्टोज सुक्रोज या सॉर्बिटोल ये कंटेंट ज्यादा होगा, आप उन फूड्स को टोटली एक्सक्लूड करने की ट्राई करते हो अपनी डाइट से। Then implementation and adherence to this diet is often difficult but not impossible. Obviously difficult तो होती है कि आप ऐसी डाइट्स को, क्योंकि हर दूसरे फूड के अंदर फ्रुक्टोज भी है, सुक्रोज भी है, सॉर्बिटॉल भी है, तो आप हर इतने फूड्स को अगर आप अपनी डाइट में से एक्सक्लूड करोगे तो आपको डेफिशिएंसीज के चांसेस भी बहुत ज्यादा आ जाएंगे और इरिटेबिलिटी भी बहुत ज्यादा होगी कि आप कैसे एकदम से इन सारे फूड्स को अपनी डाइट में से टोटली एक्सक्लूड कर सकते हो। जितने भी पीपल इस डाइट के ऊपर नॉर्मली रहते हैं वो नॉर्मल और हेल्दी लाइफ अपनी गुजार रहे होते हैं।
लेकिन उनको जो इनएडवर्टेंट फ्रुक्टोज इंडाइजेशन है वो रिमेन, उनका वो जो प्रॉब्लम है वो वहीं पे ही रहता है। बट ये कि थोड़ा बहुत कंट्रोल करके वो उसको मैनेज करते रहते हैं और एक हेल्दी नॉर्मल लाइफ जो है वो गुजारते हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म इसको मैनेज नहीं करते हो, रिस्ट्रिक्ट नहीं करते हो फ्रुक्टोज कंटेनिंग डाइट को, तो ऑब्वियसली उसका इफेक्ट आपके लिवर के ऊपर आ जाएगा, जिसकी वजह से फिर आपको फर्दर लिवर डैमेज की तरफ चल जाएगा, लिवर ट्रांसप्लांट, ये सब चीजें करनी पड़ेंगी। सो प्रेफर ये करना चाहिए कि आपको फ्रुक्टोज फ्री डाइट के ऊपर ज्यादा बिलीव आपका होना चाहिए। कौन से फूड आपको अवॉइड करने चाहिए? आपको ऐसे फूड ज्यादा एलिमिनेट करने चाहिए जैसे फ्रूट है, हनी है, क्योंकि और इनके जरिए आपको लो फ्रुक्टोज डाइट लेनी चाहिए, जो कि जिस तरह से बहुत सारे आपको प्रोसेस्ड फूड्स के अंदर ऐसे मार्केट में अवेलेबल हैं जो कि लो फ्रुक्टोज कंटेनिंग फूड्स हैं। जब भी अपने फूड को आपने उसकी सिलेक्शन करनी है तो आपको लेबल जो है उसको केयरफुली जो है वो रीड करना चाहिए, ताकि आपको इंग्रेडिएंट लिस्ट का पता चल सके, डिटरमिन कर सको कौन से फूड सेफ है और कौन से फूड आपने अवॉइड करने हैं। नॉर्मली जो भी आपको मार्केट में प्रोडक्ट्स मिलते हैं उनके ऊपर फ्रुक्टोज, सुक्रोज, शुगर, हाई फ्रुक्टोज, कॉर्न सिरप, हनी, सॉर्बिटॉल, स्वीटन, मिल्क इंडिकेट, ये सब चीजें अगर उसके इंग्रेडिएंट लिस्ट के अंदर है तो वो शो कर देंगे कि इसमें फ्रुक्टोज का कंटेंट है। अगर आप क्लिनिकली देखो तो आप जब भी इस तरह के फूड कंज्यूम करते हो तो आपको डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की डिस्कम्फर्ट जो है वो प्रोड्यूस करेगा। अगर आपको कुछ फूड्स के अंदर इंग्रेडिएंट्स का नहीं श्योर है, सो आप मैन्युफैक्चरर से या उसका जो रिप्रेजेंटेटिव है ऐसा जो भी प्रोडक्ट सेल कर रहा है, तो आप उससे उससे फर्दर इंफॉर्मेशन ले सकते हो और अपनी एक फूड डायरी मेंटेन कर सकते हो कि आपने कौन से फूड जो हैं उनका किस तरह का रिएक्शन जो आपकी डाइट में ऐड करने की वजह से हुआ, तो सो आप उसको फर्दर एलिमिनेट करके अपनी हेल्थ को बेटर कर सकते हो। फ्रूट्स नॉर्मली जो लो फ्रुक्टोज कंटेंट जो फ्रूट्स हैं आप उनको कंसीडर करो जब भी करना है। अगर आप हाई फ्रुक्टोज फ्रूट्स की बात करते हो तो उसमें वाटरमेलन आ जाता है, पाइनएप्पल आ जाते हैं, ऑरेंजेस, एप्पल, पियर्स, पीचीज एंड मैंगोज हैं। कई बार कुछ लोग इसको टॉलरेट भी कर लेते हैं, बट टॉलरेट इस सेंस में करते हैं कि अगर वो स्मॉलर अमाउंट में उसे कंज्यूम कर रहे हैं या फिर वो किसी कम्बिनेशन की फॉर्म में ले रहे हैं। एक बिग मील की जगह इस तरह के फ्रूट का पोर्शन लेने की बजाय अगर वो स्मॉलर क्वांटिटी में कंज्यूम करें और वो ऑफ एंड ऑन यूज करें या वो कम्बिनेशन करें डिफरेंट फूड्स के साथ, सो उससे उनकी टॉलरेशन के ऊपर बहुत ज्यादा इफेक्ट हो जाता है। जूसेस ऐसे फ्रूट्स है जो है वो आपको, क्योंकि वो कंसंट्रेटेड फॉर्म में होते हैं, आपको वो लिमिट करने चाहिए, उसमें फ्रुक्टोज का कंटेंट बहुत ज्यादा होता है, सो फ्रेश फ्रूट्स के जूसेस को अवॉइड करना चाहिए HFI पेशेंट्स को। अगर स्वीटनेस की बात की जाए, स्वीट फूड्स जो है उसके अंदर डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं फ्रुक्टोज की। हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप is one that you should limit or avoid if you are maintaining a low fructose diet। उसको आपने जितने भी अपने फूड प्रोडक्ट्स मार्केट से लेने हैं उसमें हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप जिसमें भी होगा उसको आपने लिमिट करना है उसके यूज को। डिफरेंट सोडाज, कैंडी, पैक्ड डिजर्ट, योगर्ट, जैम, कॉन्डिमेंट्स एंड सम स्पोर्ट ड्रिंक्स, उसमें भी स्वीटनर काफी ज्यादा अमाउंट में होता है, सो आपने उनको भी मॉडरेट यूज करना है या उनको बिल्कुल ही एक्सक्लूड करना है। कई दफा कुछ ऐसे मार्केट के अंदर आपको प्रोडक्ट्स हैं जो कि आपको ये कह तो ये रहे होते हैं कि इसके अंदर फ्रुक्टोज नहीं है, हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप नहीं है, लेकिन उसमें एक्चुअली वो स्वीटनर उन्होंने ऐड किया होता है, सो इस तरह से मिस ब्रांडिंग भी वो करते हैं कई दफा। कोई भी फूड स्वीट किया अगर आपने सॉर्बिटोल को यूज करके, उसको भी आपको लिमिट करना, लाइक फ्रूट जूस में आपने डाला है हनी, तो उसको आपको लिमिट करना चाहिए। एस्पार्टेम है, ये आपको पता है एक आर्टिफिशियल स्वीटनर है, ये फ्रुक्टोज फ्री होता है, बट इसको जो है ना कंज्यूम मॉडरेशन में करना चाहिए, बिकॉज इसका न्यूरोलॉजिकल बहुत ज्यादा डिसऑर्डर जो हैं वो रिसर्चेज में देखे गए हैं कि इस ऐसे जो एस्पार्टेम को यूज करते हैं उनकी वजह से बहुत ज्यादा आपको नर्वस सिस्टम से रिलेटेड इश्यूज आ जाते हैं ऐसे पेशेंट्स में। मीट की बात की जाए
तो जो फ्रेश मीट है उसमें फ्रुक्टोज नहीं होता, उसमें प्रोटीन होता है, आयरन होता है, लो कार्ब्स होते हैं। अगर रेड मीट, पोर्क, सॉसेजेस, दे आर ऑल हाई इन फैट एज वेल। चिकन और टर्कीज के अंदर बिल्कुल फ्रुक्टोज नहीं होता। सो आप मीट को कंसीडर कर सकते हो अगर आप अपनी डाइट में फ्रुक्टोज को एलिमिनेट करते हो तो आप मीट ऐड कर सकते हो। फिश के डिफरेंट फॉर्म्स हैं, वो लो इन फ्रुक्टोज होती हैं, सो वो हाई इन प्रोटीन होती हैं और लो इन कार्ब्स होती हैं, सो आप उनको भी ऐड कर सकते हो एज अ अल्टरनेटिव फॉर फ्रुक्टोज। बीन्स की अगर बात की जाए, वो नेचुरल स्टेट पे वो बिल्कुल फ्री ऑफ फ्रुक्टोज होते हैं और उसमें हाई फाइबर होता है, प्रोटीन होता है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हैं। तो आप डिफरेंट कॉम्बिनेशन के बीन्स को यूज कर सकते हो। डेफिशिएंसी को कवर करने के लिए अगर आप एक फूड आइटम को अपने इसमें से न्यूट्रिएंट को आप ओमिट कर रहे हो तो आप उसको बैलेंस कर सकते हो इस तरह के फूड बाकी न्यूट्रिएंट्स के अंदर हाई कंज्यूम करके। होल ग्रेन्स, दे आर हाई इन फाइबर कंटेंट एंड लो इन फ्रुक्टोज कंटेंट, और इसमें कॉम्प्लेक्स कार्ब भी बहुत ज्यादा होते हैं, मॉडरेट अमाउंट प्रोटीन की होती है, सो आप इनको भी प्रेफर कर सकते हो। एग्स में कोई फ्रुक्टोज नहीं होता, दे आर लो इन कार्ब्स एंड हाई इन प्रोटीन एंड फैट, सो आप इनको भी एज अ सब्स्टिट्यूट एग वाइट यूज कर सकते हो, योक यूज कर सकते हो। सीड्स एंड नट्स, दे आर लो इन फ्रुक्टोज, हाई इन प्रोटीन, हेल्दी फैट्स होते हैं, फाइबर होते हैं, लो कार्ब्स होते हैं। सो डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ सीड्स को आप कंज्यूम कर सकते हो और रोस्ट कर सकते हो और कवर कर सकते हो शुगर जो कि हाई इन फ्रुक्टोज, उससे आप इसे एक्सचेंज कर सकते हो। अगर वेजिटेबल्स की बात करें तो मेजोरिटी जो वेजिटेबल्स की है वो फ्रुक्टोज फ्री होती है, और ये इसकी बेस्ट एग्जांपल है कैबेज है, सेलरी है, मशरूम्स है, ये ब्रोकली है, लेटस है, आइसबर्ग है। डेयरी प्रोडक्ट्स जो है दे आर आल्सो लो इन फ्रुक्टोज लाइक चीज, मिल्क, बटर मिल्क। आप इन आइटम्स को, और ये आप जानते हो कि ये कैल्शियम, प्रोटीन, फैट इनके अंदर बहुत ज्यादा होता है। प्लेन योगर्ट भी आप यूज कर सकते हो एज अल्टरनेटिव क्योंकि इसमें लो फ्रुक्टोज होता है, और योगर्ट आपको पता है वैसे भी प्रोबायोटिक है, तो आप इसे यूज कर सकते हो गट बैक्टीरिया की फंक्शनिंग को बेस्ट करने के लिए, बिकॉज जो प्रॉब्लम आ रही है वो गट बैक्टीरिया के लेवल के ऊपर ही आ रही है, तो आप उसको मैनेज करने के लिए योगर्ट का इंटेक हाई कर सकते हो। It's all about today's lecture, so thank you so much.